हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कैक्स टीपीसी एक्ट के नेक्स्ट सेक्शंस कवर करेंगे। सेक्शन 14 टू 26। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 14 से ये कहता है कि जो भी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बॉडीज़ होती हैं या अथॉरिटीज़ होती हैं, उनके अकाउंट्स को, उनकी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं रिसीट्स या एक्सपेंडिचर की, उनका ऑडिट कैग करेगा और उन पर रिपोर्ट भी कैग बनाएगा। यानी कि कैग ऑडिट करता है सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बॉडीज़ और अथॉरिटीज़ का। अब आपको पता होना चाहिए सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बॉडीज़ होती क्या है। ऐसी बॉडीज़ या ऐसी अथॉरिटीज़ जिन्हें एक फाइनेंशियल ईयर में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी से ग्रांट या लोन जो मिल रहा है उसकी अमाउंट 25 लाख या 25 लाख से ज़्यादा होती है, और जो उस बॉडी का टोटल एक्सपेंडिचर है उसका जो 75% होता है उससे ज़्यादा ये अमाउंट हो, तब उस बॉडी को बोलते हैं सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बॉडीज़। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसी बॉडीज़ या ऐसी अथॉरिटीज़ जिन्हें एक फाइनेंशियल ईयर में कंसोलिडेटेड फंड से 25 लाख या 25 लाख से ज़्यादा ग्रांट या लोन मिले और जो ये अमाउंट है वो उस बॉडी की जो टोटल एक्सपेंडिचर का 75% होता है उससे कम ना हो, तब उस बॉडी को क्या बोलेंगे, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बॉडीज़। अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो किसी फाइनेंशियल ईयर में उस बॉडी की, लेकिन उस फाइनेंशियल ईयर में उस बॉडी या अथॉरिटी की जो ग्रांट या लोन की अमाउंट है वो 1 करोड़ से कम ना हो, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा या 1 करोड़ से के इक्वल उसे ग्रांट या लोन मिलता है किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो कैग उस बॉडी की या अथॉरिटी की ऑडिट कर सकता है। लेकिन उस केस में उसे क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट या गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर का अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑडिट करने से पहले। यानी कि जब बॉडी या अथॉरिटी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड ना हो, ये वाली कंडीशन फुलफिल ना कर रही हो, लेकिन उसकी जो ग्रांट या लोन की अमाउंट है उस फाइनेंशियल ईयर में वो 1 करोड़ से कम ना हो, तब उस बॉडी का ऑडिट कैग करेगा, लेकिन साथ में प्रीवियस अप्रूवल लेगा प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर का। अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तब भी कैग ऐसी बॉडी का फर्दर 2 साल के लिए ऑडिट कर सकता है। जैसे मान लो 2017 में किसी बॉडी की ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी कि वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड थी, लेकिन 2018 में वो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अगर 2017 में उसका कैग ने ऑडिट किया है तो फर्दर 2 सालों तक वो उसका ऑडिट कर सकता है, यानी कि 2018 में भी 2019 में भी। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सेक्शन 15। अब हमने यहाँ पे सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बॉडीज़ की बात की थी सेक्शन 14 में। सेक्शन 15 में कुछ अदर बॉडीज़ या अथॉरिटीज़ की बात करता है ये, कि कैग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है दूसरी बॉडीज़ या अथॉरिटीज़ के अकाउंट से रिलेटेड, ये पढ़ना है हमें। अगर किसी बॉडी या अथॉरिटी को कंसोलिडेटेड फंड से ग्रांट या लोन मिलता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो कैग उस जो कंडीशंस है ना, जिस बेसिस पे उसे ग्रांट दिया गया है, उन कंडीशंस को, उन प्रोसीजर्स को स्क्रूटनाइज कर सकता है। तो कैग के पास पावर है कि जिन प्रोसीजर से उस बॉडी या अथॉरिटी को ग्रांट या लोन दिया गया है उन प्रोसीजर्स को वो अच्छे से स्क्रूटनाइज कर सकता है कि प्रोसीजर्स फॉलो हुए हैं या नहीं, कंडीशंस फुलफिल हो रही थी या नहीं, वो सब कुछ चेक करेगा। और ये वाली जो कैग की पावर है, ड्यूटी है, उससे प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर रिलीव कर सकता है, लेकिन कैग का कंसल्टेशन ज़रूरी है। कैग का कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, तभी उसको इस ड्यूटी से फ्री कर सकता है प्रेसिडेंट या गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में उन्हें लगता है कि कैग से ये ड्यूटी ले लेनी चाहिए तब। और जो भी कॉरपोरेशंस बनती हैं लॉ से और उनकी जो ऑडिट की पावर है वो कैग के पास नहीं है, लॉ ने किसी और एजेंसी को ये पावर दी है, ड्यूटी दी है उन कॉरपोरेशंस के ऑडिट करने का। तो कैग
प्रेसिडेंट, गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर की ऑथराइजेशन से, अगर प्रेसिडेंट, गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर उसको ऑथराइज करें तो कैग ऐसी कॉरपोरेशंस की जो बुक्स होती हैं या अकाउंट्स होते हैं उनको एक्सेस कर सकता है, उसे राइट मिल सकता है अगर प्रेसिडेंट, गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर देना चाहे तो। जब भी कैग को कोई भी पावर दी जाती है, ड्यूटी दी जाती है या उससे दी जाती है तो कैग का कंसल्टेशन ज़रूरी होता है। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि प्रेसिडेंट या एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नर कैग से ड्यूटी ले रहा है या कुछ उसे राइट दे रहा है तो हमेशा वो कैग का कंसल्टेशन लिया जाएगा, फिर ही उसको कुछ दिया करा जाएगा। तो यहाँ यही पॉइंट कह रहा है, थर्ड पॉइंट, कि ये जो ऑथराइजेशन है वो कैग की कंसल्टेशन के बाद ही दी जाएगी और उस कॉरपोरेशन से भी रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा कि अगर वो इस चीज़ के लिए राज़ी है या नहीं है। नेक्स्ट इज सेक्शन 16, ऑडिट ऑफ रिसीट्स। जो भी कंसोलिडेटेड फंड में पैसा जमा किया जाता है, पैसा डाला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में या स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, तो उस सारी रिसीट्स का ऑडिट कौन करता है? कैग। कैग के पास ये पावर है कि जो भी कंसोलिडेटेड फंड में पैसा जमा होता है उनका ऑडिट करना, और वो अच्छे से चेक करता है कि जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो किए गए हैं, जो रेवेन्यू की असेसमेंट में, कलेक्शन में और एलोकेशन में जो प्रोसीजर्स यूज़ किए गए हैं वो एज पर रूल्स किए गए हैं, सभी रूल्स फॉलो किए गए हैं नहीं किए गए, ये सब कैग चेक करता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज सेक्शन 17, ये क्या कहते हैं? ऑडिट ऑफ स्टॉक अकाउंट। तो कैग क्या करता है? जो स्टॉक्स अकाउंट होता है, स्टोर्स का अकाउंट होता है, किसी भी ऑफिस या डिपार्टमेंट में जो भी यूनियन के या स्टेट के डिपार्टमेंट्स होते हैं और ऑफिस होते हैं वो अपना स्टॉक अकाउंट बनाते हैं, तो उनका ऑडिट कौन करेगा? कैग करेगा और उस पर रिपोर्ट भी देगा। तो सेक्शन 17 बोलता है ऑडिट ऑफ स्टॉक अकाउंट। नेक्स्ट इज सेक्शन 18। इसमें बताया गया है कि एक्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं ऑडिट से रिलेटेड, कि जब वो अकाउंट्स का ऑडिट करता है तो उसके पास क्या क्या पावर्स हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कैग के पास ये राइट है, अथॉरिटी है, वो किसी भी ऑफिस, किसी भी डिपार्टमेंट को ऑडिट कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। यूनियन गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के या यूनियन टेरिटरीज के जो भी डिपार्टमेंट्स या ऑफिस हैं, किसी भी ऑफिस को वो इंस्पेक्ट कर सकता है और किसी भी प्लेस पे वो उसकी बुक ऑफ अकाउंट्स को असेस कर सकता है। अगर वो चाहे तो उस डिपार्टमेंट या ऑफिस में जाके उसकी बुक्स चेक कर सकता है या फिर खुद के पास बुला के भी चेक कर सकता है। उसकी वो खुद की पावर है, उसे जहाँ करना है वो वहीं पे चेक करेगा और उसके पास राइट है कि वो इंक्वायरी बिठा सकता है, उनसे क्वेश्चनिंग कर सकता है। तो कैग की पावर्स आपको पता होनी चाहिए। कैग किसी भी ऑफिस को इंस्पेक्ट कर सकता है, कैग किसी भी ऑफिस की बुक ऑफ अकाउंट्स को एसेस कर सकता है एट एनी प्लेस जहाँ पे भी उसे कंफर्टेबल फील हो, और वो इंक्वायर भी कर सकता है, क्वेश्चनिंग भी कर सकता है किसी भी डिपार्टमेंट या ऑफिस को। और जो जिस ऑफिस या डिपार्टमेंट का वो इंस्पेक्शन कर रहा है तो उसका जो इंचार्ज है, उस ऑफिस का जो इंचार्ज है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, जो भी वो इंफॉर्मेशन मांगे उसे वो प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इज सेक्शन 19। इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट कैग करेगा एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 1956 मेंशन किया हुआ है, बट कंपनीज एक्ट 2013 आ चुका है तो शायद उसके प्रोविजंस लगते होंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो भी कैग गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट करता है तो वो एज पर कंपनीज एक्ट होता है। नेक्स्ट इज जो कॉरपोरेशंस पार्लियामेंट लॉ से बनाई जाती हैं उनके अकाउंट्स को ऑडिट करने की भी पावर कैग के पास है, लेकिन जब वो उनका अकाउंट ऑडिट करता है तो किसके प्रोविजंस फॉलो करता है? जो उस लॉ के प्रोविजंस थे जिसके आधार पे ये कॉरपोरेशन बनी थी, उस लॉ के प्रोविजंस वो फॉलो करेगा। जो गवर्नर होता है स्टेट का या एडमिनिस्ट्रेटर है यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो कैग को रिक्वेस्ट कर सकता है कि जो भी
कॉरपोरेशंस उनके लेजिस्लेशन से बनी हैं उनका वो ऑडिट करें। और जब भी ये रिक्वेस्ट की जाती है कैग को, तो कैग का कंसल्टेशन पहले लिया जाता है। कैग की कंसल्टेशन लेने के बाद उसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जो कॉरपोरेशंस उनके लेजिस्लेशन से बनी हैं उनका वो ऑडिट करें। नेक्स्ट इज सेक्शन 19A। अब जो ये गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट किया जाता है तो उनकी जो रिपोर्ट होती है ऑडिट रिपोर्ट, उससे रिलेटेड हमें बताया गया है सेक्शन 19A में। तो जो ऑडिट रिपोर्ट होती है कैग की रिलेटेड टू अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी या कॉरपोरेशंस, उसे सबमिट किया जाता है कंसर्न्ड गवर्नमेंट को। जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अकाउंट सबमिट किया, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। अगर स्टेट के अंडर आती है वो कॉरपोरेशन तो स्टेट गवर्नमेंट को किया जाएगा रिपोर्ट सबमिट। अगर यूनियन टेरिटरी के अंडर आता है वो कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी तो यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट को किया जाएगा। और जो कंसर्न्ड गवर्नमेंट होती है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट जो भी होगी, वो इन रिपोर्ट्स को अपने हाउस में रखेगी। यानी कि सेंट्रिल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में, स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट लेजिस्लेचर में और यूनियन टेरिटरी अपने लेजिस्लेचर में। तो आपको ये पता होना चाहिए जो गवर्नमेंट कंपनीज या कॉरपोरेशंस की ऑडिट रिपोर्ट है वो कंसर्न्ड गवर्नमेंट को सबमिट की जाती है और वो कंसर्न्ड गवर्नमेंट अपने पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर्स में उसे पेश करती है। नेक्स्ट इज सेक्शन 20। इसमें ऐसी बॉडीज या अथॉरिटीज़ की ऑडिट के बारे में बताया गया है जिनकी पावर कैग के पास नहीं है। कैग के पास जिन अथॉरिटीज़ या बॉडीज़ के अकाउंट्स को ऑडिट करने की पावर नहीं है तो उसके बारे में बताया गया है। तो ऐसी बॉडीज़ या अथॉरिटीज़ की ऑडिट करने के लिए पावर प्रेसिडेंट, गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेशन कैग को दे सकता है आफ्टर कंसल्टेशन विद कैग। तो आपको ये ध्यान रखना है। और कैग खुद भी प्रपोजल दे सकता है प्रेसिडेंट, गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर को अगर उसे लगता है किसी बॉडी या अथॉरिटी के पास इतनी अमाउंट है, सब्सटेंशियल अमाउंट उसे मिली है, इन्वेस्ट की गई है उस पर, उसको इतना पैसा दिया गया है कि उसका ऑडिट ढंग से होना चाहिए। अगर उसे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी है तो वो प्रेसिडेंट या गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर को प्रपोजल सबमिट कर सकता है कि वो उसे अथॉरिटी दे उस बॉडी या अथॉरिटी के अकाउंट्स का ऑडिट कर सके। तो सेक्शन 20 में ये कहा गया है। नेक्स्ट इज चैप्टर 4 मिसलेनियस। इसमें हमें सेक्शन 21 to 26 पढ़ने हैं और इसी के साथ हमारा डीपीसी एक्ट ओवर हो जाएगा। तो सेक्शन 21 क्या कहता है, कैग के पास अथॉरिटी है वो अपनी पावर्स को बाय जनरल ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर को दे सकता है। अपने डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर को वो अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकता है, लेकिन कोई भी ऑफिसर उसके बिहाफ पे ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकता। लेकिन जब कैग एब्सेंट होता है, ऑन लीव होता है, तब कर सकते हैं। सिर्फ ये एक्सेप्शन है, वैसे कोई भी ऑफिसर उसके बिहाफ पे ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकता। आपको पता है ना, यूनियन के केस में, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सबमिट की जाती है प्रेसिडेंट को, स्टेट के केस में गवर्नर को, और यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली उस केस में एडमिनिस्ट्रेटर को। तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन की ड्यूटी है वो कैग खुद ही करता है, उसके बिहाफ पे कोई ऑफिसर नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज सेक्शन 22 पावर टू मेक रूल्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर है कि वो कैग की कंसल्टेशन के साथ अकाउंट्स की मेंटेनेंस के रूल्स बना सकती है, नोटिफाई कर सकती है ऑफिशियल गैजेट में। अब हमें देखना है कि रूल्स किन किन के ऊपर बना सकती है कि कैसे ट्रेजरीज या ऑफिसेस को अपने जो सब्सिडरी अकाउंट्स होते हैं, इनिशियल अकाउंट्स होते हैं जिनसे फाइनल अकाउंट्स कंपाइल किए जाते हैं, उनको कैसे बनाएगा, वो मैनर बताते हैं ये रूल्स। किस मैनर में अकाउंट्स को कंपाइल किया जाएगा और रखा जाएगा, ये सब कुछ। और स्टॉक के अकाउंट्स कैसे बनेंगे, और ऐसी दूसरे मैटर्स पे रूल्स बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब भी ये रूल्स बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो इनको पार्लियामेंट के हाउसेस में रखा जाता है जब वो सेशन में होते हैं,
और सेशन का पीरियड जो होना चाहिए वो टोटल 30 डेज़ का होना चाहिए। ये ऐसे भी हो सकता है कि एक पूरे सेशन का ही 30 डेज़ का सेशन हो या 2-3 सेशंस के मिला के 30 डेज़ बने, तो 30 डेज़ का पीरियड कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है सेक्शन 22 में कि वो कैग की कंसल्टेशन के साथ अकाउंट्स के मेंटेनेंस के रूल्स बना सके, और इन रूल्स को जब बनाया जाता है तो उन्हें पार्लियामेंट के हाउसेस में रखा जाता है जब वो सेशन में होते हैं 30 डेज़ के लिए। नेक्स्ट इज पावर टू मेक रेगुलेशंस। सेक्शन 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन 23 में कहा गया है कैग को एक्चुअली अथॉरिटी दी गई है कि वो कोई भी रेगुलेशंस बना सकता है ताकि इस एक्ट के प्रोविजंस को इफेक्ट में ला सके, इस एक्ट के जो प्रोविजंस है वो काम कर सके, उसके लिए कैग कोई भी रेगुलेशंस बना सकता है। इसी सेक्शन के आधार पर कैग ने रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स 2007 बनाया है, और उसमें उसने बताया है कि ऑडिट का क्या स्कोप रहेगा, कितने एक्सटेंट तक ऑडिट होता है, वो सब कुछ इसमें डिफाइंड है। जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग है वो भी इस सेक्शन के बेस पे ही बनाए गए हैं। ऐसे ही मैनुअल ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ऑडिट का जो मैनुअल होता है वो भी इसी सेक्शन के बेस पे बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इस बार भी कि जो रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स 2007 है किस सेक्शन के बेसिस पे बनाया गया है, तो आंसर था सेक्शन 23। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। सेक्शन 23 में कैग को अथॉरिटी दी गई है कि वो इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ भी रेगुलेशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 24। कैग के पास पावर है कि वो अगर उसे लगता है कि कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं या कुछ कंडीशंस की वजह से, सिचुएशंस की वजह से अगर उसे लगता है कि डिटेल्ड ऑडिट नहीं करना चाहिए तो वो उसे डिस्पेंस कर सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी ट्रांजैक्शन का अगर उसे लगता है, किसी अकाउंट्स का उसे लगता है कि इतना डिटेल में ऑडिट नहीं होना चाहिए, तो वो कैग के पास पावर है कि उसे वो डिस्पेंस विद कर सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 25 रिपील। इसमें कहा गया है कि जो कैग्स कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट था 1953 का, इसे रिपील कर दिया गया है, यानी कि जब से ये एक्ट लागू हुआ है ये खत्म कर दिया है ये वाला एक्ट। नेक्स्ट इज सेक्शन 26 रिमूवल ऑफ डाउट। कोई भी डाउट ना रहे इसलिए बोला गया कि जैसे ही ये एक्ट स्टार्ट होगा, डीपीसी एक्ट स्टार्ट होगा, कमेंसमेंट होगा इसका, तो जो पहले वाला ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑर्डर 1936, इसे खत्म माना जाएगा। यानी कि डीपीसी एक्ट के शुरू होने पे जो ये वाला ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑर्डर 1936, ये खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा डीपीसी एक्ट भी खत्म होता है। इसे अच्छे से कर लेना। राही सर के बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के, इस एक्ट के, आप उनको ट्राई कर लेना, आपका ये एक्ट अच्छे से कवर हो जाएगा। थैंक यू।